हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में जो लैंथेनाइड सीरीज थी, है ना, उसके बारे में पूरी बातों का डिस्कशन आपसे कर लिया था। वहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व क्या होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं और उनके यूजेस यानी उनके उपयोग क्या हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको जब देख लेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा समझने में आपको आसानी होगी, है ना। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी का नाम है लैंथेनाइड श्रेणी, जिसका डिस्कशन मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में कर लिया है ना। दूसरी जो हमारी श्रेणी है वो है एक्टिनाइड श्रेणी, है ना। अब एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, कैसे इसकी परिभाषा है, उसको यहां पर देखते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ये परिभाषा आप लैंथेनाइड में भी लिख सकते थे। चेंज क्या करना होगा, जहां पर 5f है वहां पर 4f लिखना होता था। मैंने बताया था आपको लैंथेनाइड में, है ना। अगर लिख देंगे कि 4f में प्रवेश करते हैं तो वो लैंथेनाइड के हो जाएंगे, ठीक। तो 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व क्या है आपके कहलाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनका है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो 5f। अब देखिए f जो सबसेल है, f में 1 से लेकर के 14 तक के इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 5f 1 से लेकर के 14 है। 6d आपका 0 से लेकर के 2 है। 7s आपका 1 से लेकर के 2 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि f के अंदर आपका 1 से लेकर के 14 तक की इलेक्ट्रॉन हो सकता है। d के अंदर आपका 0 से लेकर के 2 तक की इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 7s में आपका 1 से लेकर के 2 तक की इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जर्नल कॉन्फ़िगरेशन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, एक्टिनाइड श्रेणी का। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 4 ऑप्शन देगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, चारों सही लगेंगे आपको, इसलिए ध्यान से फॉर्मूले को याद रखिएगा, है ना। तो 7s 1 से लेकर के 2, वरना अगर कहा जाए तो यहां पर क्या है, एक चीज चाहे कर लीजिएगा, यहां पर 2 कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर आपको 2 ही मिलेगा, कहीं 1 मिलता नहीं देखने को, है ना। तो 7s में हमेशा कितना रखेंगे आप, 2 रख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा ये करेक्शन पॉइंट कर लीजिएगा। 5f में 1 से 14 है, 6 में 0 से 2 है और 7s 2 है आपका। ये हो गया। उसके बाद इसके अंतर्गत थोरियम 90 नंबर, देखिए 90 नंबर थोरियम से लेकर के 103 नंबर लवेरेंसियम तक के तत्व एक्टिनाइड श्रेणी में आते हैं। तो वही लिखा है 90 नंबर थोरियम से लेकर के 103 नंबर लवेरेंसियम तक की तत्व इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, यानी एक्टिनाइड श्रेणी में जो आपके तत्व आएंगे कहां से कहां तक की, तो 90 नंबर थोरियम से लेकर के 103 नंबर लवेरेंसियम तक के एलिमेंट आएंगे उसके अंदर, है ना, तक के तत्व आते हैं। तो ये बात हो गई इनके विषय में। जर्नलाइज जो एक्टिनाइड श्रेणी के विषय में आपको बात की जानकारी होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है ना। अब इस श्रेणी में क्या होगा कि जो यूरेनियम से आगे के तत्व होंगे उन्हें हम ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं, है ना। यूरेनियम से आगे के तत्वों को ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए, है ना। क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी अगली जो बातें हैं उनका डिस्कशन आपसे करता हूं। चलिए, तो यहां पर क्या है, देखिए जो एक्टिनाइड सीरीज में हमारा जो पहली बात आएगी वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी सीरीज का, किसी भी ब्लॉक का जो हम सबसे पहले डिस्कशन का पॉइंट करते हैं वो है हमारा रहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी पहले गुणों में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही डिस्कशन किया जाएगा कि एलिमेंट, उनका परमाणु क्रमांक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो सबसे पहले इसको लिखने से पहले आपको तत्वों का परमाणु क्रमांक, उनके प्रतीक चिन्ह, उनका नाम, ये सिंबल जो भी है, नाम हो या सिंबल हो, कुछ भी दो में से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले उनका परमाणु क्रमांक, दूसरा उनका नाम, ये आपको याद होना चाहिए। उस नाम को याद करने के लिए यहाँ पर क्या है, एक निमोनिक ट्रिक लिखी हुई है, आप इसको पढ़ करके उन सभी के नाम याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे काफी ऐसे, फरमाओ मदन नाश्ता लाओ, है ना। तो यहाँ पर ये एक शॉर्टकट ट्रिक लिखी हुई, जो 14 एलिमेंट हैं आपके एक्टिनाइड श्रेणी के, जो 14 तत्व हैं, उनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। थोड़े से क्या हो जाएगा, तो थोरियम हो जाएगा। पहलवान से यहाँ पर क्या है, तो पहलवान से प्रोटो एक्टिनियम हो जाएगा। उसके बाद उनसे लिखा है, उनसे का मतलब यू से हो जाएगा यूरेनियम, ठीक। उसके बाद निपटेंगे, निपटेंगे में एनपी आएगा, तो इसको कह देंगे नेपच्यूनियम, ठीक। फिर पुराने हो जाएगा आपका, पी से हो जाएगा प्लूटोनियम, ठीक। फिर यहां पर आम लिखा, आम से एम हो जाएगा अमरीसियम, है ना। कम, कम का मतलब सीएम, सीएम से हो जाएगा तो क्यूरियम, है ना। उसके बाद यहां पर लिखा बिकेंगे, तो यहां पर बी के आ जाएगा बर्केलियम जिसको कहते हैं। उसके बाद सी एफ, कॉफी से हो जाएगा सी एफ कैलिफोर्नियम, है ना। ऐसे का मतलब है फिर आइंस्टीनियम आ जाएगा। फरमाओ, फरमाओ से हो जाएगा एफ आर, है ना, फर्मियम। फिर उसके बाद एमडी आ जाएगा, है ना, आपका एमडी जो है आपका मेंडलीवियम है ना। फिर उसके बाद नाश्ता से NO हो जाएगा नोविलियम। फिर उसके बाद लाओ से हो जाएगा लेवरेंसियम, है ना। तो मुझे सारे नाम याद हैं, वैसे आपको भी ये नाम याद होने चाहिए। अभी क्या है कि इस विन्यास को बताने के बाद मैं यहाँ पर सीरीज लगा दूंगा स्क्रीन पर आपकी, आप सभी तत्वों को देख लीजिएगा और इस ट्रिक से उनको ढूंढ लीजिएगा, जो जहां पर जैसे फिर बैठेगा, है ना। तो यहां पर देखिएगा, इधर लिखा हुआ है कि तत्व और इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने फिर ले लिया पहला तत्व, मैंने कहा कि एक्टिनाइड श्रेणी जो है आपकी थोरियम से चालू होती है और लेवरेंसियम 103 नंबर तक जाएगी, है ना। तो 14 एलिमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। तो 90 नंबर थोरियम सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मैं पूरा ही लिख करके आपको बताऊंगा, जैसे वहां भी बताया है लैंथेनाइड में, वैसे यहां भी बताऊंगा, ताकि ये कोई ना कह पाए कि हम मुझे पूरा नहीं आता, शुरुआत से लिखने के लिए भी कह दिया जाए तो कोई ऐसा ना हो कि लिख ना पाए, ठीक। चलिए तो देखिए यहां पर चालू कहां से करेंगे, वही 1s से, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 4f14, 5d10, ये हो जाएगा। उसके बाद 6s2, 6p6, फिर उसके बाद आपका 5f, यहां पर 0 हो जाएगा 6d। तो ये विन्यास हो गया किसका, थोरियम का, है ना। यानी यहां पर 5f0, 6d2, 7s2 तक आप इलेक्ट्रॉन गिन सकते हैं। जितना परमाणु क्रमांक होगा हमें उतने ही इलेक्ट्रॉन भरना होता है, तो गिन लीजिए। 90 तक है तो ये 90 तक इसमें भरे हुए होंगे। अगर आप इसको गिनना भी चाहें तो गिन सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक कितने होंगे, टोटल 90 होंगे। अब उसके बाद देखिए यहां से लेकर के 1s से लेकर के 6p6 तक, तो यहां तक आपका 86 हो जाता है। तो 86 नंबर पर एक आपकी नोबल गैस आ जाती है जिसका नाम है रेडॉन, Rn। तो बार बार 14 तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बार बार आपको यही लिखना होगा, यानी इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर के 6p6 तक सब में सेम रहेगा। पूरे 14 एलिमेंट में आपको लिखना ही पड़ेगा इतना, यहां से लेकर के यहां तक सब में बार बार आप रिपीट करके लिखते रहिए, है ना। तो ये सब में सेम है। अब इससे बचने के लिए या इसको शॉर्टकट में बदल दें, क्या इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं तो है। तो यहां से यहां तक की कितना हो जाएगा, 86 हो जाएंगे, और 86 पर एक नोबल गैस आ जाती है जिसका नाम है रेडॉन, है ना। उसका उपयोग हम कर लेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां से यहां तक के लिए मैं एक आपकी नोबल गैस है जिसका नाम है रेडॉन, Rn, इसको लिख देंगे। बाकी ये वाला जो विन्यास है, ये लास्ट के तीनों, ये सब में आपके चलते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां, 5f में भरेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि 5f0, 6d2 और 7s2। तो जब किताब सीरीज में देखेंगे तो आपको यही वाला विन्यास लिखा हुआ मिलेगा अधिकतर। पूरा विन्यास कहीं नहीं मिलता है क्योंकि बार बार वही रिपीट करना पड़ता है
इसलिए क्या है कि ये पूरा विन्यास बार बार नहीं लिखा जाता है। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। दोनों में से आप कोई भी विन्यास लिख सकते हैं, गलत नहीं है ना। तो इस प्रकार से इसका ये विन्यास हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जो अगले एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको बता देता हूं। तो उसके बाद यहां पर फिर देखिएगा कि है आपका प्रोटोएक्टेनियम। परमाणु क्रमांक किसका है 91 और सिंबल क्या है पीए, है ना। ये हो गया पीए और ये क्या है आपका रेडॉन। मैंने आपको बता दिया पीछे कि 86 नंबर रेडॉन का होता है। तो यहां तक विन्यास किसका हो गया, रेडॉन का हो गया, 86 नंबर तक हो गया। 86 के बाद आपको 4 और भरना है, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। और लास्ट के यही 3 कोष आप किताब सीरीज में देखेंगे तो आपको यही 3 कोष जो है लिखे हुए मिलेंगे। 5f मिलेगा, 6d मिलेगा, 7s मिलेगा। तो आंख बंद करके 7s में 2 भर दीजिए, है ना। 5f को याद कर लीजिए, 5f को याद कर लीजिए। तो एक सीरीज को आप जब याद कर लेंगे, चाहे 5f को याद कर लीजिए या 6d को याद कर लीजिए, है ना। 6d में देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है ना। तो देखिएगा प्रोटोएक्टेनियम क्या है कि 91 नंबर परमाणु क्रमांक है और पी ए क्या है इसका सिंबल है। 86 2 88, 88 और 1 ये कितना हो जाएगा 89, 89 और 2 कितना हो जाएगा 91, तो 91 हो गया, है ना। इसी तरीके से आपको सब में फिल करते जाना है। तो यहां पर देखिए 92 नंबर यूरेनियम है, यूरेनियम 92 नंबर। ये क्या है रेडॉन 86 नंबर तक यहां हो गया। 5f2 आया, 5f3 आया, 6d1 7s2। उसके बाद नेपटूनियम 93 है, एनपी सिंबल है, आरएन है, 5f4 6d1 7s2 भर दिया। उसके बाद प्लूटोनियम 94 94 नंबर सिंबल क्या है पीयू है, आरएन रेडॉन है 86 नंबर, या पूरा 1s से आइए और देखिए 5p6 तक, है ना। तो आरएन हो गया, 5f6 है, 6d0 है, 7s2 है। उसके बाद अमरीसियम 95 नंबर, ए एम इसका सिंबल है, आर एन 86 नंबर तक यहां हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन यहां भरे, 6d0 7s2। उसके बाद क्यूरियम 96 96 नंबर, सी एम इसका सिंबल है, आर एन है, 5f7 6d1 7s2। उसके बाद बर्केलियम बीके 97 है, सिंबल है आपका बीके और आर एन है आपका 5f9 6d0 7s2, है ना। उसके बाद कैलिफोर्नियम है 98 नंबर, सी एफ रेडॉन लिखा हुआ, 5f10 है, 6d0 है, 7s2 है। तो यहां पर एक चीज ध्यान से देख लीजिए, यहां पर 6d में कहीं कहीं पर 1 आया है, वरना सब में 0 है। डी में 1 कहां कहां पर है, तो इसमें है आपका प्रोटोएक्टिनियम में, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, बाकी सब में 0 है। देखिए यहां 0, यहां 0, यहां 1 आया, है ना, और यहां पर 0 है। तो ये हो गए आपके 98 नंबर तक। तो आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबिलियम, लवेरेंसियम, है ना। तो बाकी यहां पर लिखे हैं, बाकी देखिए 5 आपके क्या है स्क्रीन पर आ गए हैं, इनका भी विन्यास यहां पर आप देख सकते हैं कि ये भी आपका लिखा हुआ है। तो देख लीजिए इसके बाद जो मैंने यहां पर लिखा 98, 98 के बाद 99 आइंस्टीनियम, है ना। इसका देखिए कितना है, तो आर एन 5f11 है, 6d0 है, 7s2 है ना। उसके बाद फर्मियम एफएम, है ना, इसका जो आपका है तो ये 100 हो गया, 5f12 हो गया और 6d0 है, 7s2 है। फिर मेंडलीवियम, है ना, मेंडलीवियम कितना हो गया, तो ये 101 हो गया, तो 5f13 है, 6d0 है, 7s2 है, तो इसका हो गया। उसके बाद नोबिलियम आर एन लिखा हुआ, फिर उसके बाद 5f14 है, 6d0 है, 7s2 है, तो इसका देख रहे होंगे। लेबरेंसियम 5f14 है, 6d1 है और 7s2 है। देखिए 5f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते, तो लास्ट वाले में दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। और यहाँ पर ये बाकी बचे हुए जो 5 कॉन्फ़िगरेशन इनके भाई 101 तक 103 तक आएंगे इसमें, है ना। तो 98 तक आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है और 98 के बाद जो 5 बचे हैं वो आपके स्क्रीन पर यहाँ लिखे हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, है ना। तो अब क्या करिए कि आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे इसकी अगली प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करता हूं।
तो चलिए अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो अगली प्रॉपर्टी आई है वो है आपकी ऑक्सीकरण संख्या, यानी एक्टिनाइड्स की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है और कैसे होती है। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आ गया है, इसमें सभी एक्टिनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिखी हुई, आप इसको देख पा रहे होंगे। तो इस सारणी में देखिएगा किसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले देखिए आपका थोरियम है, थोरियम की कितनी है, तो थोरियम की आपकी देखिए +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, यानी 2 3 4 5 तक थोरियम की है ना। फिर उसके बाद आपका प्रोटोएक्टिनियम, प्रोटोएक्टिनियम Pa लिखा हुआ है, तो इसमें कितना 3 4 5, यूरेनियम 3 4 5 6, नेपच्यूनियम 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमरीशियम है ना, NPPUAM, ये तीनों लिखे हुए हैं। इनकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए तीनों की कितनी है, +3 से लेकर के +7 तक है। अमरीशियम में तो +2 से लेकर के +7 तक है। तो सबसे ज्यादा अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या एक्टिनाइड तत्वों में +7 देखने को मिल रही है। और किसके अंदर मिल रही, तो तीनों का नाम याद रखिएगा, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है आपका, और अमरीशियम है AM, है ना, इन तीनों में। उसके बाद CM को देख रहे हैं, क्यूरियम को 3 और 4 है, कैलिफोर्नियम बर्किलियम, बर्किलियम को देख रहे हैं 3 4 है, कैलिफोर्नियम की 3 है, आइंस्टीनियम की 3 है, फर्मियम की 3 है, मेंडेलियम की 3 है, नोबिलियम की 3 है, लबरेंसियम की भी 3 है। यानी जर्नल देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या लिखी हुई 3, वो क्या है कि प्लस वो हरे रंग से लिखी हुई है। इसका मतलब कलर चेंजेस जानते क्या है कि सामान्यतः जर्नली एक ऐसी ऑक्सीकरण संख्या जो सारे के सारे एलिमेंट प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी संख्या है, वो 3 है। 3 देखिए सब प्रदर्शित कर रहे हैं, इसीलिए 3 को यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है ऑक्सीकरण संख्या को। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी ऑक्सीकरण संख्या जो सारे तत्व प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो 3 एक कॉमन ऑक्सीकरण संख्या है जो एक्टिनाइड्स की होती है, आपको ये याद रखना होगा, है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या को आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर 7 वगैरह पूछा जाए तो 7 में आप 3 नाम याद रखिएगा जो मैंने बताया है, अभी आप देख पा रहे होंगे इसको, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाती है इनकी ऑक्सीकरण संख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनके उपयोग आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं इसके यूजेस के विषय में, यानी यूजेस ऑफ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स का उपयोग कहां कहां पर होता है, तो यहां पर देखिएगा नंबर फर्स्ट लिखा कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में, यानी परमाणु रिएक्टर्स में क्या होता है कि ईंधन के रूप में हम एक्टिनाइड एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं, है ना। नंबर 2 देखिएगा कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में देखिए एक्टिनाइड और लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, है ना, रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के नए तत्वों का भी निर्माण किया जाता है, और भी इनके बहुत सारे उपयोग हैं, है ना। तो यहां पर लिखा कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में इन सभी का उपयोग होता है, क्योंकि ये हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं, तो बहुत सारे नए नए पदार्थों के निर्माण में इनका उपयोग होता है। उसके बाद देखिए नंबर 3, कांच व क्रिस्टल के निर्माण में, यानी कांच और क्रिस्टलों के निर्माण में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों का उपयोग होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अंतरिक्ष यान की बैटरी निर्माण में, है ना, जो अंतरिक्ष यान होते हैं, हवाई जेट वगैरह बनाए जाते हैं अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जाने के लिए जो मशीनें वगैरह बनाई जाती हैं, रॉकेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो उनकी जो बैटरियां होती हैं, है ना, उनकी जो सेल होते हैं, है ना, उनमें क्या है कि इन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ एक्टिनाइड से पढ़ रहे हैं तो एक्टिनाइड तत्वों का उपयोग इनमें किया जाएगा। ठीक, अगला देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिजली उत्पादन में, यानी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका उपयोग होता है। कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक बिजली अगर निर्माण करना हो तो वहां पर एक्टिनाइड्स एलिमेंट का उपयोग देखने को मिलता है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि ये उपयोग 5 हो गए आपकी एक्टिनाइड श्रेणी के। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बाद लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या डिफरेंस है उसका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। तो चलिए अब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच डिफरेंस, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस, इन दोनों में अंतर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अंतर को पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट में शॉर्टकट्स में लिखा हुआ है। आप पूरे पॉइंट जब आप अंतर लिखेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स के अंदर आप पूरे पॉइंट को ठीक से लिखिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि स्पेस भी कम है, इसलिए मैंने पॉइंट का मेन पॉइंट लिख दिया है। उस पॉइंट को पूरा करना, डिटेल में लिखना अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं उसको बता दूंगा,
है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, इधर लैंथेनाइड है और ये आपका एक्टिनाइड है। तो चलिए देखते हैं नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं, है ना। यानी पहला पॉइंट क्या कहता है कि लैंथेनाइड में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है या बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो किस कोष में प्रवेश करते हैं, तो 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। इसीलिए ये लैंथेनाइड के तत्व कहलाते हैं। परिभाषा भी यही थी कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं वो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ये आप लिख सकते थे डेफिनेशन। तो यहां पर देखिए आधा पॉइंट लिखा में प्रवेश करते हैं, आप पूरा पॉइंट जोड़ करके लिख लीजिए। जहां भी शॉर्टकट लिखा वहां पर पॉइंट को आप पूरा कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक। तो प्रवेश करते हैं ये शब्द आप जोड़ लीजिएगा। इधर देखिए नंबर फर्स्ट लिखा कि इनमें इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं। तो यहां पर मैंने शॉर्टकट पॉइंट लिखा है, आप नोट्स में अपने जब बनाइएगा तो पूरा लिख लीजिएगा कि इनमें इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक। तो यहाँ 4 है इसमें लैंथेनाइड में और एक्टिनाइड में 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड देखिए, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +3 के साथ +4 भी होती है। यानी लैंथेनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +3 के साथ साथ +4 भी देखने को मिलती है ना। यहां पर देखिएगा एक्टिनाइड में, तो एक्टिनाइड में अभी मैंने आपको सीरीज में दिखाया था, आपने देखा था कि +3 से लेकर के +7 तक कई एलिमेंट ऐसे थे जो +7 तक ऑक्सीकरण संख्या दिखा रहे थे, है ना। तो इसमें क्या है कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या +3 से 7 तक होती है। कोई कोई एलिमेंट तो ऐसा भी था जो +2 भी दिखा रहा था, तो आप +2 से +7 तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन 2 दिखाने वाला केवल एक ही एलिमेंट था, है ना। इसलिए जनरली जो हम देखते हैं कि +3 से +7 तक इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो इस पॉइंट को भी आप पूरा लिखेंगे। मैंने यहाँ पर मेन पॉइंट शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि स्पेस कम है इसलिए, ठीक। अगला देखिएगा नंबर थर्ड, कहता है कि इनमें केवल, इधर क्या लिखेंगे तीसरा पॉइंट, इनमें केवल पीआर है प्रासियोडाइमियम, है ना। इनमें केवल पीआर प्रासियोडाइमियम, है ना, ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव है। यानी लैंथेनाइड तत्वों में केवल पीआर जो प्रासियोडाइमियम है वही आपका क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनमें जो प्रासियोडाइमियम है, लैंथेनाइड सीरीज में जो 14 एलिमेंट है उन 14 में से केवल एक एलिमेंट है प्रासियोडाइमियम जो आपका रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय है ना, केवल एक तत्व। इधर देखिएगा क्या कहता है कि इनमें सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। यानी एक्टिनाइड श्रेणी में जितने भी एलिमेंट हैं लगभग वो सभी आपके क्या है, रेडियो एक्टिव हैं। तो ये याद रखिएगा कि इनमें सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। उसके बाद नंबर 4 देखिएगा, इनका रसायन, इधर क्या लिखेंगे, इनका रसायन सरल होता है। यानी इनकी केमिस्ट्री आसान है, लैंथेनाइड की स्टडी आसान है एक्टिनाइड की तुलना में, है ना। इनका रसायन ज्यादा जटिल नहीं होता है, इनकी स्टडी आसानी से की जा सकती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इनका जो रसायन है वो क्या होता है, सरल होता है। इधर क्या होगा कि इनका रसायन क्या होता है, जटिल होता है। यानी एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का जो रसायन है, मतलब इनकी जो केमिस्ट्री है, इनकी जो स्टडी है वो थोड़ा सा लैंथेनाइड की तुलना में क्या होती है, हार्ड होती है, टफ होती है ना। तो इनका रसायन जटिल होता, पॉइंट नंबर 4 हो गया। पांचवा देखिएगा क्या लिखा है कि इनके चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। यानी लैंथेनाइड तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तो यहां पर फिर क्या हो गया कि इनके चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या की जा सकती है। कि चुंबकीय आघूर्ण कहे या एक प्रकार से कह सकते चुंबकीय गुण। भाई चुंबकीय आघूर्ण कहां से आता है, चुंबकीय गुण से, कि पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय कैसा है वो बिहेवियर में। तो लैंथेनाइड का जो चुंबकीय गुण है इसकी व्याख्या की जा सकती है, चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या की जा सकती है ना। तो उसके बाद एक्टिनाइड में क्या है कि इनके चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा नंबर 6 है आपका कि लैंथेनाइड जो होते हैं वो ऑक्सोनियम आयन नहीं बनाते हैं। ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन का मतलब है कि ऑक्सीजन से क्रिया करके, जैसे इस प्रकार से देखिए एक्टिनाइड में एक ऑक्सोनियम आयन है UO2+, देखिए ये देखिए यूरेनियम डाइऑक्साइड, ये इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। तो इस प्रकार से केवल एक्टिनाइड एलिमेंट बनाते हैं, आयन का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। इस प्रकार से कोई भी आयन लैंथेनाइड नहीं बनाता है, तो इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन।
ये पॉइंट लिखा था मैंने यहां पर कि ये ऑक्सोनियम आयन नहीं बनाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर यहां पर लिखा है बनाते हैं। बनाते हैं का मतलब क्या है, पूरा पॉइंट लिखिएगा कि ये ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल में ये सामने लिखा है आपके एग्जाम्पल ऑक्सोनियम आयन का। ठीक, तो ये 6 डिफरेंस हो गए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में। अब एक और छोटा सा डिफरेंस है, 7वां डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं। कौन सा है, तो लैंथेनाइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं, यानी लैंथेनाइड तत्व जो है वो लैंथेनाइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं, है ना। एक्टिनाइड तत्व एक्टिनाइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं। अब ये लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है ना, तो इसका डिस्कशन कब करेंगे, तो अभी हम आपसे करेंगे इसका डिस्कशन लैंथेनाइड संकुचन का। मेरा जस्ट जो इसके बाद का टॉपिक है वो लैंथेनाइड संकुचन ही है। तब तक कि आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कशन करता हूं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी लैंथेनाइड संकुचन के विषय में। चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन। देखिए इस डी और एफ ब्लॉक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला यही प्रश्न है, लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, सभी बातों का डिस्कशन मैं आपसे करूंगा। तो इसको कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन, या कहीं कहीं पर देखेंगे लिखा होता है लैंथेनाइड आकुंचन। इंग्लिश में इसको कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। अब देखिए संकुचन का मतलब होता है, संकुचन का जो मतलब होता है, संकुचन को कहते हैं कि किसी भी वस्तु का आकार में परिवर्तन हो जाना, यानी किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाना, आकार उसका कम हो जाना। संकुचित का मतलब होता है आकार छोटा हो जाना, आकार कम हो जाना, आकार में कमी हो जाना, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, है ना। अब देखिएगा कि ये लैंथेनाइड, अब नाम आया कि लैंथेनाइड, तो लैंथेनाइड में ऐसा कौन सा संकुचन हो गया, है ना। तो यहां पर लैंथेनाइड संकुचन का मतलब है कि लैंथेनाइड तत्वों के अंदर उनके आकार में जो कमी हो जाती है ना, उनके आकार में होने वाली जो संकुचन है उसको कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। अगर जनरलाइज जो बात कही जाए तो एक लाइन में कहा जाएगा कि लैंथेनाइड तत्वों के आकार में होने वाले आकुंचन या संकुचन को लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। ये एक लाइन में अपनी भाषा में बात कह सकते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, तो डिफिनेशन यहां पर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गई है। मैं आपको इस डिफिनेशन को पढ़ के समझा देता हूं, फिर इसके बाद में डिटेल में चर्चा इसकी हम करते हैं। तो देखें क्या लिखा है आपकी स्क्रीन के आगे, यहाँ पर जो डिफिनेशन आई हुई है इसमें लिखा है कि लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। बिल्कुल बात सही है, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं, ये बायां साइड है, ये दायां साइड है इधर। तो जब हम इस साइड से इस साइड में ऐसे जाते हैं, है ना, जब बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो बिल्कुल सही है कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ता तो आपको यह भी पता है कि नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता जाता है कि नहीं। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद कहता है कि तथा नाभिकीय आवेश बढ़ता है तथा 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश का पूरी तरह विरोध नहीं कर पाता है। तो इसमें होता क्या है, देखिए जो एफ ब्लॉक के तत्व है इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एफ कोष में जाता है। और परिरक्षण प्रभाव मैंने आपको पढ़ाया, परिरक्षण प्रभाव अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पर टाइप कर दीजिएगा कि परिरक्षण प्रभाव, एसबी कोचिंग क्लासेस आपको मिल जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट उसको कहते हैं। परिरक्षण प्रभाव का मतलब है एक रक्षा करने वाला प्रभाव, है ना। तो उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, हाँ 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश का पूरी तरह विरोध नहीं कर पाता है, जिससे लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटने लगती है। इस घटना को लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। कहता है कि इसमें जो 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है वो जो है क्या है, नाभिक के प्रभाव से बाहरी इलेक्ट्रॉनों को बचा नहीं पाता है ना। ध्यान से यहां पर समझिएगा जरा सा, जैसे मैंने बीच में ले लिया नाभिक, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों आपको पता है कि कक्षाएं होती है नाभिक के चारों ओर, है ना। यहाँ पर ये आपकी चारों तरफ कक्षाएं होती है ना। तो इन चारों कक्षाओं में, चारों तरफ जो नाभिक की ओर कक्षाएं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये सब। तो इन कक्षाओं में क्या होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं,
है ना। और बीच में क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है परिरक्षण प्रभाव, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये नाभिकीय आवेश डिफिनेशन में क्या कह रहा था कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो चलिए जरा बाएं से दाएं, जैसे यहाँ पर देखिएगा आप लैंथेनम 58 नंबर से चलेंगे, है ना। जो लैंथेनम आपका है लैंथेनाइड श्रेणी में, है ना। जैसे हम चलेंगे लैंथेनम है ना, सीरियम है आपका, लैंथेनम, सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, इस प्रकार से। तो जैसे हम यहां से चलेंगे 57, 58, फिर उसके बाद 70 बना जाएगा, यहां से 58, 59 और 60, 61, है 57, 58, ठीक। तो यहां पर देखिएगा फिर क्या है कि ये आपकी क्या है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व लिखे हुए, तो कह रहा कि बाएं से दाएं, तो आप इस साइड से जब इस साइड में जाएंगे, यानी इधर से इधर की ओर आवर्त सारणी में, है ना, जब बाएं से दाएं इस साइड से इस साइड की ओर जाएंगे तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है, नाभिक का चार्ज बढ़ता है। देखिए किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पर बात कर ली जाए कि जो सीरियम है 58 नंबर 58, सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना है 58, तो जिसका परमाणु क्रमांक जैसे सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 है, तो सीरियम इसमें इसका मतलब क्या है कि सीरियम के अंदर 58 इलेक्ट्रॉन है और 58 प्रोटॉन है। तो 58 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षाओं में देखिए क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं इस प्रकार से, है ना। यहाँ भी बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कक्षाओं में बिखरे हुए होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन चारों कक्षाओं में बिखरे हुए रहते हैं। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन सारे के सारे नाभिक में रहते हैं साथ में, यानी प्रोटॉन 58 कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर। तो संगठन में शक्ति है। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन सारे के सारे साथ में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे के सारे फैले हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटॉन जब साथ रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तो इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, यानी नाभिक का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। तो ये प्लस चार्ज नाभिक क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, या आकर्षण बल लगाता है, खींचता है ना। तो नाभिक क्या करता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। और प्रोटॉन यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन यहाँ पर संख्या ज्यादा है, बढ़ती जा रही, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इधर से इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिक पावरफुल होता जाएगा। तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या करेगा, अगर ये बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर क्या है कि इसका साइज हल्का सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इसके साइज में संकुचन चालू हो जाएगा, है ना, या उसी को कंट्रैक्शन आकुंचन भी कहते हैं, है ना। तो इनका साइज क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फैले हुए हैं सारे के सारे, और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन तो बिल्कुल साथ हैं, तो जो साथ रह रहा है उसका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। तो नाभिक का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से ये बाहरी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींच लेगा अंदर की ओर, है ना। और इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं, तो बीच में कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो एफ कोष में। मान लिया बीच में यहाँ पर एफ कोष है आपका, यहाँ पर मान लिया एफ उपकोष है, तो एफ उपकोष का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। अब ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, तो नाभिक के प्रभाव से बाहरी इलेक्ट्रॉनों को बचाने वाला, है ना, बीच का जो एफ इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होता है उसी को क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव, है ना। कि जैसे क्या होता है, नाभिक यहां से बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बीच वाले इलेक्ट्रॉन एक पर्दे का काम करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं, उसको बाहर वाले को, नाभिक का जो प्रभाव है बाहर तक पहुंचने से रोकते हैं, है ना। लेकिन एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर बीच में किसके इलेक्ट्रॉन है, तो एफ उपकोष के, और एफ उपकोष का परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम होता है। देखिए परिरक्षण प्रभाव का क्रम मैंने आपको पहले भी बताया था। तो परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा किसमें होता है, एस में, उससे कम पी में, उससे कम डी में, और सबसे कम किसमें होता है, एफ के अंदर, है ना। तो ये परिरक्षण प्रभाव का क्रम है। सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव किसमें होता है, एस में, उससे कम किसमें होता है, पी में, उससे कम किसमें होता है, डी में, उससे कम किसमें होता है, एफ में। तो सबसे कम परिरक्षण प्रभाव किसके अंदर है, एफ के अंदर, यानी सबसे कम बचा कौन पाएगा बाहर के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से, तो वो है एफ, है ना। तो जब एफ का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम है तो नाभिक क्या करेगा, पूरा फोर्स लगा करके बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, और जब बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो साइज में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, साइज उसका कम हो जाएगा, साइज में संकुचन चालू हो जाएगा,
है ना। तो इसी घटना को कहा जाता है लैंथेनाइड संकुचन। तो समझ में आया ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाभिक तो बराबर प्रभाव लगाएगा, है ना। बीच में F के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4F है, 5F है। आपने अभी देखा विन्यास में कि एक्टिनाइड में 5F में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लैंथेनाइड में 4F में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो F में दोनों का परीक्षण प्रभाव कम है, इसकी वजह से इनके आकार में क्या होती है? कमी आती है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि लैंथेनाइड संकुचन आपका ये हो जाता है कि आकार में कमी आपको देखने को मिलती है ना। तो ये हो गया लैंथेनाइड संकुचन। अब इसका कारण क्या है? तो कारण में भी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कारण बताया गया कि लैंथेनाइड संकुचन का मुख्य कारण, है ना, 4F इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है, जिसके कारण लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक आ जाने पर आकार में कमी होती है। यानी इसका मुख्य कारण बता दिया गया कि 4F इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है, जिसके कारण लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक जाने पर क्या होता है? आकार में कमी होती है, यानी आकार इनका घटता है, आकार में कमी देखने को मिलती है। तो ये इसका कारण लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नीचे इसके प्रभाव भी लिखे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर प्रभाव आए हुए हैं, तो प्रभाव को देख लीजिए। देखिए प्रभाव में क्या लिखा है? नंबर फर्स्ट, प्रभाव कई सारे इफेक्ट, इसकी वजह से कई सारी चीजें जनरेट हो जाती हैं। तो देखिए लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट कि लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का क्षारीय लक्षण घटता है। यानी इसकी वजह से लैंथेनाइड तत्वों के ऑक्साइड, है ना, या क्षारीय या हाइड्रोक्साइड, यानी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का जो क्षारीय लक्षण है, जो बेसिक प्रॉपर्टी है, वो क्या होती है? घटती है। तो लैंथेनाइड संकुचन का एक प्रभाव तो ये हो गया, है ना, कि इसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो क्षारीय लक्षण है लैंथेनाइड का, वो घट जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए क्या कहता है, तो सेकंड कहता है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण 4D व 5D श्रेणी के तत्वों की विलेयता घटती है, जिससे इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। कहता है कि 4D और 5D इलेक्ट्रॉनों की जो विलेयता है ना, हाँ, श्रेणी के तत्वों की जो विलेयता है, यानी 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की जो विलेयता है वो घटती है, और इसकी वजह से जब इनकी विलेयता कम हो जाएगी तो इनको अलग करना आसान हो जाएगा, तो इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है, ये बात बताई जा रही है। तो सेकंड प्रभाव ये हो गया कि इसकी सहायता से हम 4D व 5D के तत्वों को आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक। थर्ड नंबर देखिए क्या लिखा है, कहता है कि लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक आकार कम होने के कारण सहसंयोजक लक्षण में वृद्धि होती है। कहता है कि इसके कारण लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक सहसंयोजी लक्षण, है ना, सहसंयोजी लक्षण क्या होता है? तो सहसंयोजी लक्षण होता है बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो कहता है कि जो बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है उसका गुण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी दोनों में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी है, इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी करने का जो गुण है उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यानी आसानी से वो बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी आपस में कर सकते हैं, जिसके द्वारा सहसंयोजी बंध बनता है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिएगा क्या कहता है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण जिरकोनियम हाफनियम तथा नियोबियम टैंटलम NB लिखा हुआ है, जिरकोनियम ZR HF तथा NaTb की त्रिज्या तथा गुणधर्म समान हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व कहते हैं। कहता है कि जो जिरकोनियम है और नियोबियम है, टैंटलम है, जिरकोनियम है और हाफनियम है, टैंटलम है, नियोबियम है, इनके गुण इतने समान हो जाते हैं लैंथेनाइड संकुचन के कारण कि इन्हें रासायनिक रूप से जुड़वा कहा जाने लगता है ना। इनके आकार वाकार में सिमिलरिटी काफी हो जाती होगी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रासायनिक रूप से जुड़वा तत्व कह दिया जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो जाता है आपका, है ना, कि इन्हें रासायनिक रूप से जुड़वा कहा जाने लगा। उसके बाद देखिए नंबर 5 जो आपका लिखा हुआ है पॉइंट, लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता असामान्य रूप से बढ़ती है। कहता है कि नंबर 5, लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, है ना, साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसे विद्युत ऋणात्मकता को। तो कहता है कि लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता असामान्य रूप से बढ़ती है ना, यानी उसका मान कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, है ना, इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है आपके लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, उसका मुख्य कारण क्या है? 4F इलेक्ट्रॉनों का
दुर्बल परिरक्षण प्रभाव उसका मेन रीजन है, उसके प्रभाव इफेक्ट क्या पड़ते हैं, इनका भी डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है ना। तो आप इतनी बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक छोटा सा पॉइंट है उसको बता करके वीडियो को एंड करता हूं। चलिए, तो लास्ट पॉइंट एक छोटा सा है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में, है ना, कि जो एक्टिनाइड संकुचन है वो लैंथेनाइड संकुचन से ज्यादा होता है, क्यों? यानी एक्टिनाइड तत्वों में जो संकुचन होता है वो लैंथेनाइड की तुलना में बहुत अधिक होता है, ऐसा क्यों, है ना। तो उसका रीजन यहां पर लिखा हुआ है कि एक्टिनाइड संकुचन लैंथेनाइड संकुचन से अधिक होता है, क्योंकि 4f, आपको पता है लैंथेनाइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? 4f उपकोष में, क्योंकि 4f उपकोष की तुलना में 5f उपकोष का परिरक्षण प्रभाव कम होता है। यानी 4f उपकोष की तुलना में 5f उपकोष का जो परिरक्षण प्रभाव है वो और भी कम होता है ना। और जितना परिरक्षण प्रभाव कम होगा उतने ही ज्यादा तेजी के साथ जो नाभिक है वो बाहरी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और जितना नाभिक क्या करेगा, बाहरी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, उतना ही उसका आकार कम हो जाएगा, उतना ही उसमें संकुचन देखने को मिलेगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि 4f का जो परिरक्षण प्रभाव है वैसे ही सबसे पहले बहुत कम होता है, और 4f में भी, f कोष में भी 4f और 5f में तुलना हो गई, तो 4f और 5f में जब तुलना हो गई तो 5f का जो परिरक्षण प्रभाव है वो 4f से भी कम है ना, जिसकी वजह से नाभिक जो है बाहरी इलेक्ट्रॉनों को आसानी से खींच लेगा, है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आपको यही लिख देना है। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार से हमारा जो डी और ए ब्लॉक के तत्व है ना, इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको सब पढ़ाया है, सभी के बारे में आपसे डिस्कशन किया है। आज के जो मेरे टॉपिक थे कि एक्टिनाइड तत्व, इनका विन्यास, उनके ऑक्सीकरण संख्या, उनके उपयोग, उनमें अंतर, लैंथेनाइड संकुचन, कारण प्रभाव, है ना, इन सभी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खाना